नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भदौरिया आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीके जीएस पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बजटीय प्रावधान 2026-27 के अनुसार राज्य में बुनियादी ढांचा और शहरी विकास को गति देने के लिए मेरठ, मथुरा वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक नई बुनियादी ढांचा विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए कुल बजटीय प्रावधान कितना है? तो कौन से विकास प्राधिकरण है? एक है आपका मेरठ, दूसरा है आपका मथुरा वृंदावन एंड तीसरा है कानपुर। इसके लिए 750 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश में बजटीय बजट में एमएसएमई और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए किस महापुरुष के नाम पर रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है, जिसका बजटीय प्रावधान है 575 करोड़ रुपए। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। इसका बजटीय प्रावधान भी पूछा जा सकता है, तो जो है 575 करोड़ का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में 2026-27 के बजट के अनुसार राज्य में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए गतिशीलता तथा सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्कूटर योजना लॉन्च की गई है, जिसका बजटीय आवंटन है 400 करोड़। तो स्कूटर योजना शुरू की गई है, जिसका बजटीय प्रावधान कितना है? तो इसका बजटीय प्रावधान है 400 करोड़ रुपए। किसके लिए शुरू की गई है? तो छात्राओं के लिए और साथ में कामकाजी महिलाओं के लिए, जिनका गतिशीलता और सामाजिक भागीदारी बढ़ाना उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिराई सत्र, शुगर केन का पिराई सत्र आता है, इसमें गन्ने के मूल्य में प्रति कुंटल कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो इसका आंसर है 30 रुपए। तो सरकार एक एसएपी जारी करता है, इस एसएपी के अकॉर्डिंग प्रति कुंटल 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है प्रति कुंटल। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि ये एसएपी क्या होता है? तो एसएपी है स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सभी बाकी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए केंद्र सरकार एमएसपी जारी करती है, लेकिन शुगर केन के लिए एमएसपी जारी नहीं किया जाता। तो क्या जारी किया जाता है? तो शुगर केन के लिए एफआरपी जारी किया जाता है। एफआरपी क्या होता है? तो ये होता है फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है वो शुगर केन के लिए जारी किया जाता है। और कुछ राज्य जैसे यूपी हो गया, यूके हो गया, पंजाब एंड हरियाणा, ये राज्य इस एफआरपी के अलावा एसएपी भी जारी करते हैं शुगर केन के लिए, जो सामान्यतः एफआरपी से ज़्यादा होता है। तो इस वर्ष एसएपी जो कि एफआरपी के अलावा है 30 रुपये प्रति कुंटल उत्तर प्रदेश ने अपने बजटीय प्रावधान में बढ़ाने की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्व अधिशेष स्टेट जो जीडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट जीडीपी में जो रेवेन्यू सरप्लस है, तो कितने रेवेन्यू सरप्लस की उम्मीद की गई है? सरप्लस की जो उम्मीद की गई है वो है 1.6%, जो कि होगा 64,458 करोड़ की बढ़ोतरी का अनुमान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि 9 अगस्त 1925 में, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने इसकी योजना किस शहर में बनाई थी? तो इसकी योजना शाहजहाँपुर शहर में बनाई गई थी। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तो ये जो काकोरी जगह है, तो ये काकोरी जगह लखनऊ में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? लखनऊ में। और साथ में ही एक शाहजहाँपुर से रिलेटेड एक करंट अफेयर फैक्ट है। तो वो करंट अफेयर वाला जो फैक्ट है वो क्या है कि शाहजहाँपुर में एक जलालाबाद नाम का जो टाउन था, उसका नाम चेंज करके परशुरामपुरी कर दिया गया। इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये 1937 में यूपी किस नाम से जाना जाता था?
यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रदेश कहते थे। तो ये संयुक्त प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात हो रही है। इसमें जो वित्त विभाग था वो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। साथ में ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, गोविंद बल्लभ पंत को यूपी का पहला मुख्यमंत्री थे। कौन थे? पहला मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। अगला बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली कौन सी है? तो ये जो स्थान दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करता था, मल्ल गणराज्य की राजधानी था। साथ ही यहाँ पे गौतम बुद्ध के नाम पर सिद्धार्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। साथ में देखते हैं सारनाथ। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट उपदेश दिया था। और अगर हम श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। और श्रावस्ती में ही इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया। अगर हम संकिसा की बात करें तो ये फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है और यहाँ से संघ में महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित किया गया था। यहाँ से महिलाओं को प्रवेश मिला था, महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला था। अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो ये बौद्ध व जैन दोनों धर्मों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं। तो कालिंजर के किले की बात करते हैं, ये किस जिले में है? तो कालिंजर का जो किला है वो यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कालिंजर किले की एक और महत्वपूर्ण बात करें, इसी पे गोला दागते समय, कालिंजर किले पे गोला दागते समय शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है, शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है। और शेर शाह सूरी तथा हुमायूं में दो युद्ध फेमस है। पहला 1539 में हुआ, जो कहाँ पे हुआ था? चौसा में। इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी। और दूसरा युद्ध था जो 1540 में हुआ था, 1540 में बिलग्राम में। ये बिलग्राम कहाँ है? तो ये यूपी के कन्नौज में पड़ता है, यूपी के कन्नौज में पड़ता है। और इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी और यहाँ से हुमायूं को देश छोड़ के जाना पड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का 7.33% है। अगर हम देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा प्यारा भारत, सबसे बड़ा देश। और यूपी की बात करें तो यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये देश का चौथा सबसे बड़ा स्टेट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा किस नदी से निर्धारित होती है? चंबल, बेतवा, केन या सोन? तो ये होती है यमुना नदी से। तो इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी से तथा पश्चिमी सीमा भी एक नदी से निर्धारित होती है और वो नदी है बेतवा, जिसे बुंदेलखंड की लाइफलाइन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व, तो इसमें बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व पूछ रहा है। तो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये बुंदेलखंड का तो फर्स्ट है। साथ ही अगर हम इसको यूपी की बात करें तो ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो यूपी के अन्य टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो एक है दुधवा, एक है अमानगढ़, एक है पीलीभीत। दुधवा लखीमपुर खीरी बहराइच में पड़ता है, अमानगढ़ बिजनौर में पड़ता है, पीलीभीत और शाहजहानपुर में पड़ता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है और यूपी का चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लेटिनम समूह धातुओं के लिए प्राथमिक साक्ष्य किस जिले में मिले हैं? तो ये ललितपुर जिले में मिले हैं। और ललितपुर के बारे में एक फैक्ट है कि ललितपुर मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ यूपी का
घिरा हुआ, यूपी का एकमात्र जिला, यूपी का एकमात्र जिला, ठीक है, जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओडीओपी में सींग व हड्डी शिल्प किस जिले का उत्पाद है? तो ओडीओपी में बोन एंड हॉर्न क्राफ्ट संभल का उत्पाद है। तो संभल का ओडीओपी क्या है? तो संभल का ओडीओपी है आपका बोन एंड, और एक यहाँ पे जो संभल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो संभल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहजोई या पबासा, जो भी ऑप्शन में दिया हो वो होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग गठन को किस अनुच्छेद से तहत होता है? तो ये होता है 243 आई की तरफ। तो 243 आई से राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। ये जो प्रावधान है, तो यहाँ से पंचायत को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से मिलता है, और इसके लिए 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, जिसमें कुल मिला के 29 विषय हैं। साथ में ही 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1992 में ही आया, जो किसके लिए? अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, यूएलबीज़ के लिए है, जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इस अधिनियम में 243 से लेके 243 ओ तक आर्टिकल जोड़े गए। 243 243 से 243 ओ तक इसमें अध्ययन जोड़े गए। तो आई वाला किससे है? आई फॉर इनकम। तो पंचायत की इनकम के लिए क्या बनाया जाएगा? राज्य वित्त आयोग, जिसको राज्यपाल गठित करेगा 5 साल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, और 17वां नगर निगम जो है वो कहाँ पे बना है? तो 17वां नगर निगम शाहजहाँपुर में। कहाँ पे? ये शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 75 जिले हैं, और अगर हम मंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो ये सोनभद्र जिले में। तो एसटी संख्या व प्रतिशत दोनों से ही जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो जिला है सोनभद्र अपनी ज्योग्राफी के लिए भी फेमस है। ये भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा निर्धारित करता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपका बिहार, दूसरा है आपका झारखंड, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, और चौथा है आपका मध्य प्रदेश। तो इन 4 राज्यों के साथ सोनभद्र अपनी सीमा साझा करता है, और ये एक भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र से मानी जाती है, और उसके सावन भादो महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कहाँ पे? मिर्जापुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगरा का सुलह कुल उत्सव किस संदेश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए फेमस है। तो ये जो सुलह कुल मेला है ये आगरा में लगता है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो ये रहे आज के 20 प्रश्न। इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहिए, और उससे पहले एक प्रश्न का आंसर जो आपको कमेंट्स में लिखना है वो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण
किसने कराया? ये आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें। थैंक यू।